मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इस्तमुरार रेवाड़ी हरियाणा, आप सभी का इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज के अपने उपविषय का नाम है हड़प्पा संस्कृति की शिल्प कला। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। समय के साथ साथ अपनी दैनिक उपयोग की वस्तुओं के निर्माण में वे लोग उत्तम कारीगर बन गए थे। शिल्प कला के क्षेत्र में ये विश्व की संस्कृतियों को पीछे छोड़ते थे। हड़प्पा संस्कृति की शिल्प कलाओं की विशेषताएं इस अध्याय में हम देखेंगे। इस व्याख्यान में हड़प्पा सभ्यता के लोगों का शिल्प कला उद्योग बहुत ही विकसित था। वस्तुओं के निर्माण में वे बहुत ही कुशल थे। इनके प्रमुख शिल्प कार्य कौन कौन से थे? मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म यानी कि धातु का काम करना, धातु के बर्तन और धातु के ऑर्नामेंट्स बनाना, मोहर बनाना, बाट बनाना, मूर्तियां बनाना और बर्तन बनाना। ये प्रमुख शिल्प कार्य हड़प्पाई लोगों के हमें मिलते हैं। शिल्प कार्य के लिए प्रमुख स्थल कौन कौन से थे जहां पर ये उद्योग थे? इनके लघु उद्योग थे। मोहनजोदड़ो में अवशेष मिले हैं, हड़प्पा में, लोथल में, चनूदड़ो में, नागेश्वर में, धोलावीरा और बालाकोट। सबसे ज़्यादा हम चनूदड़ो में इनके अवशेष हमें मिले हैं लघु उद्योग के। सबसे पहले देखते हैं मनके बनाना। मनके बनाने की कला में ये लोग बड़े ही निपुण थे। मनके निर्माण कार्य एक बहुत ही विकसित उद्योग के रूप में आ गया था। स्त्रियां तथा पुरुष दोनों ही मनकों की माला पहनते थे। मनके बनाने के प्रसिद्ध स्थल चनूदड़ो और लोथल थे। इसके अलावा मोहनजोदड़ो और धोलावीरा में भी मनके बनाए जाते थे। पीछे हमने जो केंद्र दोहराए हैं, मनके बनाने के लिए कार्निलियन जो एक प्रकार का लाल रंग का पत्थर था, जैस्पर, शेलखड़ी, क्वार्ट्ज, स्फटिक नामक पत्थरों से मनके बनाए जाते थे। कुछ पत्थरों पर सोने के टोप का प्रयोग किया जाता था। शंख, पक्की मिट्टी, हाथी दांत से भी मनके तैयार किए जाते थे। मनके बेलनाकार, ढोलाकार, गोलाकार, चक्राकार तैयार किए जाते थे। आगे ये सब आपको मैं चित्र में दिखाऊंगा। चनूदड़ो, लोथल, धोलावीरा में मनकों में छिद्र करने के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब आता है कि मनकों के लिए कच्चा माल कहाँ से आता था? मनकों के लिए कच्चे माल में प्रमुख रूप से सोना, चांदी, तांबा, टिन, कांसा, हाथी दांत, पत्थर, फयान, शंख, कार्निलियन, जैस्पर, सेफ्टिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी, लाजवर्द मणि, लकड़ियां आदि सम्मिलित हैं। कच्चा माल प्राप्त कहाँ से करते थे? ऊपर हमने कच्चे माल पढ़ा कि कौन कौन सा कच्चा माल उन्हें उद्योगों के लिए चाहिए था मनके बनाने के लिए। अब ये आता कहाँ से था? हड़प्पा के लोग ज़्यादातर कच्चा माल स्वयं ही तैयार कर लेते थे। फिर भी अनेक देशों से कच्चा माल मंगवाते थे, जिससे इनके व्यापारिक संबंधों की हमें जानकारी मिलती है। ये लोग ओमान, जो अरब देश में है, वहाँ से तांबा मंगवाते थे। ओमान में हमें हड़प्पा में बना मर्तबान मिला है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वस्तुओं के बदले में ये लोग वहाँ से तांबा लाते थे। बहरीन और मेसोपोटामिया से भी व्यापारिक संबंध थे। वहाँ हड़प्पा की अनेक मोहरें हमें मिली हैं।
बहरीन और मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंधों के जो प्रमाण हैं वो क्या हैं? वहाँ से हमें हड़प्पाई लोगों की मोहरें मिली हैं। इन देशों से समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। प्यारे विद्यार्थियों, अब मैप में इनके व्यापारिक संबंधों को समझते हैं। कहाँ कहाँ से इनका व्यापार कैसे समुद्री रास्ते से होता था ये भी देखते हैं। स्थल मार्ग का भी प्रयोग करते होंगे व्यापार के लिए उस समय। पहले समुद्री मार्ग के व्यापार को देखते हैं। यहाँ पर हड़प्पा, रावी नदी किनारे, यहाँ मोहनजोदड़ो और यहीं पर ही चनोदड़ो जो प्रमुख केंद्र था लघु उद्योगों का। और ये लोथल, लोथल से हमें बंदरगाह के अवशेष भी मिले हैं। लोथल के मार्ग से यदि व्यापार रहा इनका समुद्री, तो ये मार्ग ऐसे रहा होगा, इधर से अरब सागर से होते हुए और ये लोग फारस की खाड़ी में यहाँ से, और फिर इस तरह से मेसोपोटामिया यहाँ इन नदियों के किनारे, दजला फरात नदियों के किनारे पहुँच जाते थे फारस की खाड़ी होते हुए। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता का केंद्र हम देख रहे हैं सारा, ये जो रंगीन कर रखा है। और ये उर शहर था प्रमुख वहाँ का, ये उरुक शहर था। अब कैसे व्यापार होते थे? मगान पुराना नाम है ओमान का, आजकल इसको ओमान बोलते हैं। ऐसे ही दिलमुन, ये बहरीन है, यानी कि ये मगान, ये दिलमुन, इसको आजकल ओमान कहते हैं, दिलमुन को बहरीन कहते हैं। इससे मगान और दिलमुन से हमें व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। मेलुआ से भी व्यापारिक प्रमाण हमें मिलते हैं। वहाँ के एक लेख में ये जानकारी मिलती है कि मेसोपोटामियाई लोग मेलुआ से वस्तुएं मंगवाते थे। मेलुआ इस क्षेत्र को कहा जाता होगा, सिंधु घाटी के सभ्यता के क्षेत्र के लिए मेलुआ शब्द प्रयोग हुआ है। यहाँ से ये मेसोपोटामियाई लोग यहाँ से कार्निलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ मंगवाते थे। तो कोई ना कोई समुद्री मार्ग यहाँ से भी रहा होगा इस तरह से, और स्थल के मार्ग से वो ऐसे इस तरह पहुँचते होंगे। तो स्थल के मार्ग से और जल के मार्ग से इनका व्यापार इन लोगों से इस प्रकार होता है। अब आभूषणों को देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के आभूषण देखिए, ये अलग अलग पत्थरों से, हाथी दांत से, तांबे से, सोने से, चांदी से बने हुए आभूषण हैं। देखो ये कुछ आभूषण रखे हुए हैं अलग से। ये माला में पिरोकर एक डिज़ाइन बनाने का प्रयास भी किया है। जो चीज़ें मिली हैं यहाँ, ये डिज़ाइन बनाने का प्रयास किया है इस तरह से ये। और ये वस्तुएं देखो, ये बेलनाकार, ठीक है, ये ढोलाकार वस्तुएं भी यहाँ से मिली हैं। ये मणिये तुम देख रहे हो इसमें। और ये देखिए आप लोग विभिन्न प्रकार के इसमें आभूषणों के अवशेष देख रहे हैं। ऐसे ही यहाँ देखिए ये पत्थर और अनेक प्रकार की चीज़ें वहाँ मिली हैं। आगे और देखते हैं। ये देखिए कितना सुंदर आभूषण इकट्ठा करके तैयार किया गया है। ये भी तैयार किए गए हैं उस समय के। ये देखो पत्थर हैं, लाल पत्थर है, अन्य प्रकार के पत्थरों से बना हुआ ये डिजाइन है। इसी तरह से ये भी देखिए विभिन्न प्रकार के पत्थरों से और विभिन्न प्रकार की धातुओं से तैयार ये आभूषण है। मूर्ति निर्माण कला के बारे में जानते हैं। हड़प्पा के अनेक केंद्रों से पत्थर, मिट्टी व कांसे की अनेक मूर्तियां मिली हैं। ये लोग मूर्ति कला में बड़े संपन्न थे और बड़े ही सुंदर ढंग की मूर्तियां बनाते थे। पत्थर की मूर्तियां, यहाँ से मिलने वाली वस्तुओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पत्थर से बनी मूर्तियां हैं। इनमें सबसे विलक्षण हड़प्पा से मिलने वाली लाल पालिश की हुई पत्थर की मूर्ति है। यह एक पुरुष की है जिसके हाथ पैर नहीं है, सिर्फ धड़ है। इस मूर्ति का सिर और बाहें अलग अलग बनाए गए थे
और बाद में उनको जोड़ा गया था, ऐसा उस मूर्ति से नजर आता है। एक और मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। इस मूर्ति यह मूर्ति किसी कुलीन पुरुष की मानी गई है या पुरोहित की मानी गई है। इस पुरुष की मूर्ति में दाढ़ी दिखाई गई है। इसने शाल ओढ़े हुई है जिस पर तिरुपति की आकृति बनी हुई है। धातु की मूर्तियां भी मिली हैं। हड़प्पा के लोग अलास्ट वैक्स विधि से कांसे को ढालने की कला जानते थे। कांसे की बनी हुई एक नाचने वाली लड़की की मूर्ति बड़ी ही सुंदर है। इसका शरीर पतला, टांगे लंबी, आंखें बड़ी बड़ी हैं। इसने बालों का बड़ा ही सुंदर जूड़ा बनाया हुआ है। उसने गले में एक हार और हाथों में बाहों में चूड़ियां पहनी हुई है। वह अपनी कमर पर हाथ रखकर नाचने की मुद्रा में खड़ी है। इसकी बाई टांग आगे की ओर है जो नाचने की मुद्रा बनाती है। ये देखते हैं दोनों चित्र जिनकी हमने चर्चा की अभी। पुरोहित राजा के पत्थर की बनी हुई मूर्ति, या तो राजा था या पुरोहित था। ये इसने शाल ओढ़ा हुआ, एक साइड की बाजू से नीचे चला गया। ये दाढ़ी इसके है। इस तरह हम देखते हैं। ऐसे ही ये नर्तकी की मूर्ति है जिसको अभी हमने पढ़ा, धातु की बनी हुई है। देखो इसने यहाँ तक चूड़ियाँ पहनी हुई है। आज भी बहुत सी महिलाएं राजस्थान में ऐसी चूड़ियाँ पहनती हैं और नाचने की मुद्रा में ये महिला खड़ी है। तो नर्तकी की मूर्ति ये मानी गई है। मिट्टी की भी अनेक मूर्तियां हमें मिली हैं। मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी हुई एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसको मातृ देवी की मूर्ति माना गया है। इसका छेद किया हुआ नाक, कमर पर गहनों की पट्टी बहुत ही आकर्षक है। नाभि में एक पौधा उगा हुआ है। एक कुबड़ वाले बैल की मूर्ति मिली है। इसके गले में रस्सी बंधी हुई है। गर्दन दाईं ओर मुड़ी हुई है। मिट्टी के अनेक छकड़े अर्थात बैलगाड़ियाँ मिली है जिनके पहिए भी मिट्टी के बने हैं। तो कुछ मूर्तियाँ देखते हैं। पहले इनको देखते हैं। ये महिलाओं की मूर्तियाँ हैं, कितनी बढ़िया बनाई हुई हैं। विभिन्न प्रकार के डिजाइन में है महिलाओं की मूर्तियाँ। ऐसे ही इस मूर्ति को ध्यान से देखो विद्यार्थियों। ये बीच में एक महिला है। ये महिला है, दोनों तरफ शेर हैं। तो इसको हम मान सकते हैं कि उस समय ये दुर्गा का रूप इस प्रकार का रहा होगा। अब मातृ देवी जिसको जननी भी कहा गया है, जननी यानी कि जन्म देने वाली, तो इसको कैसे माना जन्म देने वाली कि इसके गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाई दे रहा है, अंकुर फूट रहा है। देखो ये, तो इसको जननी कहा गया। बड़ी सुंदर और पेंट की हुई मूर्ति हमें दिखाई दे रही है। ये मातृ देवी की मूर्ति है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। अब विद्यार्थियों नजर डालते हैं मिट्टी की बनी हुई कुछ मूर्तियों पर। टेरिकोटा मिट्टी को पका करके जो मूर्तियां बनाई जाती है, जो चित्र बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं। ये रोटीनुमा वस्तुएं हमें कुछ मिली हैं जिनमें बीच में छिद्र हैं। आप देख रहे हैं ये छिद्र हैं। ऐसा माना जाता है कि ये या तो ताबीज या गहनों के रूप में पहना जाता होगा। छिद्र हैं तो इनमें पहनने के लिए बनाए होंगे। इन पर एक सींग वाले श्रृंगी का चित्र है जो हड़प्पा के लोग शुभ मानते थे। ये देखो, ये एक सींग है इसके। ये यहाँ भी बना हुआ है ये चित्र। इनमें सब में बने हुए हैं ये श्रृंगी के चित्र। तो हड़प्पा के लोग इसको शुभ मानते थे, तो जरूर कहीं ना कहीं ताबीज के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। बच्चों के खेलने के मिट्टी के खिलौने भी हमें मिले हैं। देखियो, ये देखो, ये देखो, ये बैल गाड़ी है और ये बाद में
ढूंढ करके जब मिले हैं अवशेष तो इनको असेंबल करके बनाया गया। तो ऐसा इसका चित्र सामने आया। ये छोटी छोटी और गाड़ियां हैं दो, देखिए कितनी सुंदर बच्चों के खेलने की मिट्टी की बैलगाड़ियां वो बनाते थे और उनसे बच्चे खेलते थे। बर्तन बनाना, हड़प्पाई लोग बड़े ही सुंदर बर्तन बनाते थे जो प्राचीन युग की कला के बड़े ही अद्भुत नमूने हैं। साधारणतः ये बर्तन चाक पर तैयार किए जाते थे और उन पर रंग चढ़ाया जाता था। खुदाइयों से घरों में प्रयोग किए जाने वाले बर्तन जैसे प्याली, प्लेटें, फूलदान, थालियां आदि मिली हैं। इन पर बड़े ही सुंदर ढंग से पक्षियों, जानवरों, मनुष्यों के चित्र बनाए हुए हैं। एक बर्तन पर हिरणी का चित्र है जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। इसके साथ ही एक पक्षी और मछली का चित्र भी हमें मिलता है। लोथल से मिले एक चित्र में एक पक्षी की चोंच में मछली है। इस चित्र में पेड़ के नीचे लोमड़ी जैसा एक जानवर बैठा है। यह चित्र पंचतंत्र की लोमड़ी व कोए की कहानी की याद दिलाती है। बर्तनों के चित्र देखकर यह साबित होता है कि ये लोग बड़े ही कुशल कारीगर और कलाकार थे। अब बर्तन देखते हैं, दैनिक उपयोग के मिट्टी के बर्तन। देखो ये अनाज डालने के लिए बड़े बड़े मटके होंगे उस समय, पानी और अनाज। ये भी कोई ना कोई रस वगैरह डालने के लिए या वस्तु डालने के लिए बनाए। देखो जो जार टाइप बड़े बड़े, ये देखो इधर देखो ये मटके रखे हैं। ये प्लेटें और फल वगैरह रखने के स्टैंड पे ये स्टैंड और इस पर प्लेट लगी हुई है। कितने मॉडर्न थे। एक स्टैंड ये देखो, इसके नीचे ये स्टैंड है, ऊपर ये वस्तु रखने की जगह है। ऐसे देखते हैं कितने सुंदर डिजाइनदार बर्तन ये दैनिक उपयोग के बनाते थे। मृद भांड यानी कि मटके देखते हैं इनके। देखो ये कौवा है, बना हुआ है चित्र। ये देखो बाज वगैरह टाइप ये चित्र बना हुआ है। ये पीपल का पत्ता बना हुआ है। ऐसे ही ये देखो ये किस प्रकार के जानवर बने हुए हैं मटके पर, ये बने हुए हैं देखो, बड़े सुंदर डिजाइन के मटके बनाते थे। मोहरें, अब मोहरों पर नजर डालते हैं। हड़प्पा से मिलने वाली मोहरें अर्थात मुद्राएं बड़ी ही विचित्र और भ्रमकारी हैं। इनके भ्रम भी पैदा होता कि थी क्या। खुदाई में भिन्न भिन्न आकृति वाली 2000 के लगभग हमें मोहरें मिलती हैं। ये चीनी मिट्टी, हाथी दांत और चूने की बनी हुई है। इनमें कुछ पर मनुष्यों, जानवरों और पक्षियों के चित्र अंकित हैं। इन पर चित्रलिपि में संक्षिप्त लेख भी लिखे गए हैं। सभी मोहरों पर चमकदार व चिकनी पॉलिश की हुई है। कुछ महत्वपूर्ण मोहरें मिली हैं जो इतिहास को जोड़ने का काम करती हैं। जैसे एक मोहर पशुपति की मिली है, इस पर एक देवता की मूर्ति बनी है। इसके चारों तरफ अनेक पशु खड़े हैं। यह पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति लगती है। इसी तरह अनेक कुबड़ वाले बैलों की भी मूर्तियां हमें मिली हैं। बैल आज भी भारतीय संस्कृति में पूजनीय हैं। एक सींग वाले काल्पनिक पशु की मोहरें भी मिली है जो पीछे हमने देखी, जो इसको वो शुभ मानते थे। व्यापारी लोग इन मोहरों को अपने माल पर ठप्पा अर्थात पहचान करने के लिए प्रयोग करते होंगे। ये देखिए एक सींग वाले श्रृंगी पशु की दोनों मूर्तियां हैं। ये एक ही सींग इसके सिर से निकला हुआ है, ये देखिए ये ऐसे ही देखो ये एक सींग, एक दो मुँहे हैं। ये एक इधर वाला और एक इधर वाला, एक सींग ये गया ऊपर इसका। विभिन्न चित्रों को दर्शाती मोहरें और देखते हैं। देखो हर मोहरे का उल्टा और सुल्टा यानी कि दोनों पक्ष रखे दिखाए गए हैं। देखो ये साथिया आज भी भारतीय संस्कृति में पूजा के समय हम बनाते हैं, पूजनीय है। ये भी मिले हैं हमें। ये बैल मिला है। ये बैल देखो, ये बैल के दोनों साइड दिखाई गई हैं। इनसे अनेक मोहरें बनती होंगी, ये संचे हैं। ये हाथी की मोहरें हैं दोनों साइड की।
ऐसे ही ये श्रृंगी पशु की हैं, ये भी हैं श्रृंगी पशु की। इधर भी देख सकते हैं, देखो ये कितनी मोहरें हैं, दोनों रूप दिखाए गए हैं इन मोहरों के, यानी कि दोनों पक्ष दिखाए गए हैं। ये कुछ लिखी हुई मोहरें हैं दोनों, ये वो साथिया की मोहरें हैं। देखो कितना स्पष्ट साथिया इसमें हमें नजर आ रहा है, जो आज भी हम पूजा पर बनाते हैं। पशुपति नाथ शिव की मूर्ति देखते हैं, ध्यान से देखिए। ये योगी के रूप में बैठे हुए हैं भगवान शिव, इधर भी देख सकते हैं। इनमें अनेक पशु हैं, देखो इधर ये गेंडा है, गेंडा कैसे माना गया, ये ऐसे सींग है इसके, और एक पशु इसके नीचे ये भी है, ये हाथी है। इधर देखो ये हाथी है, ये इसका दूसरा पक्ष है। अनेक ये शेर का चित्र है, और नीचे हिरण दिखाए गए हैं, इसके नीचे तो बैठे हैं इनके नीचे, यानी कि हिंसक पशुओं से और हिरण जैसे की भी रक्षा भगवान शिव करते हैं, ये दर्शाने का प्रयास किया गया है। और योग मुद्रा में बैठे हैं भगवान शिव। तो योग मुद्रा और योग ये प्रमाण है कि भगवान शिव और योग बहुत प्राचीन काल से ही भारत में रहे हैं। और ये भगवान शिव की और भी एक मूर्ति ये देखते हैं हम, ये और कुछ लिखा हुआ है जो आज तक पढ़ा नहीं गया। ये ऊपर वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो लिखा हुआ है ये नहीं पढ़ा गया है। और ये देखो एक सिंह वाले श्रृंगी पशु की, ये भी इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसको शुभ माना गया है। ये चित्र भी शुभ माना गया है जिसके साथ खड़ा है, क्योंकि इसके साथ ये वाला हिस्सा हमेशा दिखाते रहे हैं, ये वाला, तो ये दोनों शुभ माने गए हैं। और चित्र देखते हैं, कुबड़ और बिना कुबड़ वाले बैल, जिनकी ये पूजा करते थे, और आज भी भारतीय समाज में बैल पूजनीय हैं। ये देखो ये बिना कुबड़ वाला बैल, ये कुबड़ वाला बैल। लिपि, हड़प्पा लोगों की लिपि का ज्ञान हमें केवल मोहरों से ही मिलता है, इसको अभी पढ़ा नहीं गया है। इसमें लगभग 375 से 400 के बीच चिन्ह मिले हैं। इस लिपि की विशेषताएं जानने का प्रयास करते हैं। यह ज़्यादातर ऐसा लगता है कि दाएं से बाएं लिखी गई है, यानी कि उर्दू की तरह, ऐसा अनुमान है, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है। तो ये अनुमान है कि अंतराल तभी छूटता है जब ऐसे लिखा जाता है। बाईं ओर संकुचित अंतराल है, जैसे लिखने वाले ने दाईं ओर से लिखना शुरू किया और बाईं ओर लिखते लिखते स्थान कम पड़ गया। कुछ जगह बाएं से दाएं लिखी हुई भी नजर आती हैं। सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह हमें मिले हैं। कुछ विद्वान इस संस्कृति लिपि का आरंभिक रूप भी मानते हैं। यह वर्णमाली लिपि नजर आती है, चित्रलिपि भी है और वर्णमाला भी है, अनेक चित्र भी मिलते हैं। देखो ये वर्ण लगते हैं, अनेक चित्र भी हैं। ये देखो ये वो साथिया चित्र है। ये इस तरह से चित्रलिपि भी और वर्णलिपि भी है, तो इसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा लिपि जो खुदाई में मिली है वो इस तरह की है, वो तो हमने डिजाइन देखा था तैयार किया हुआ, ये ओरिजिनल है। देखिए अब ये भी एक अक्षर है, ये भी है, ये मछली का सा चित्र बना हुआ है। अनेक ये लिपियां हमें मिली हैं। बाट बनाना, यानी कि तौल का क्या आधार था। हड़प्पा के लोग तौल के लिए बाट बनाते थे। छोटे व बड़े दोनों प्रकार के बाट हमें मिले हैं। कुछ बाट तो इतने बड़े मिले हैं उनको रस्सियों की मदद से उठाया जाता होगा। बड़े बाट तिकोने हैं, जबकि छोटे बाट चौकोर हैं। बाट पत्थर व स्लेट पत्थर के बने होते थे। इनके बाट एल्म और मेसोपोटामिया से मिले बाटों से अधिक यथार्थ प्रतीत होते हैं, यानी कि उनसे अच्छे हैं हमारे बाट, भारतीय संस्कृति के बाट। तौल की 16 इकाइयां मानी जाती थी, यानी कि 16 का 16, 32, 64 ऐसे ये लोग तराजू का प्रयोग करते थे। आज भी हम रुपये को 16 आना बोलते हैं।
16 का प्रयोग करते हैं। ये बाट और तराजू का चित्र आप देख रहे हैं। ये बाट देखिए, कितने सुंदर बाट, छोटा बाट फिर उससे बड़ा, अलग अलग है ना। और ये काफी बड़े बाट रखे, कितने सुंदर पत्थर के बनाए हुए हैं, जो घिसते टूटने का डर कम हो, तो ऐसे पत्थर के बाट बने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस व्याख्यान से संबंधित अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मूर्ति कला का वर्णन करें। हड़प्पा लिपि पर एक नोट लिखें और एक बड़ा प्रश्न लिखना है, हड़प्पा हस्तकला उद्योग पर एक नोट लिखिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस व्याख्यान में आपको मिलेंगे। इसी के साथ आज का हमारा व्याख्यान समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।